नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। सर्दियां इस बार लंबी चली, लेकिन अब सुबह और रात में चलती ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे कम ठंडी होने लगेंगी, क्योंकि गर्मियां दस्तक देने लगी हैं। गर्मियों में सबसे ज्यादा किल्लत होती है पानी की, वो पानी जिसे जीवन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन का संघर्ष करते हमें अब लोग दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि पानी की उपलब्धि राजस्थान में एक बड़ी समस्या है। कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक पानी की समस्या पर कोई ठोस काम नहीं हो पाया, जिस वजह से लोगों को कई कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। वो भी कई बार साफ नहीं होता, कहीं गंदा पानी मिलता है तो कहीं मिलता है खारा। पानी के संघर्ष की कहानी नई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि गर्मियां दस्तक दे रही हैं, ऐसे में अपनी बात में आज चर्चा करेंगे आने वाले दिनों की तैयारियों के ऊपर। साथ ही नई सरकार में दिखाई देती नई उम्मीदों पर भी बात होगी। ईआरसीपी के विषय पर बीते दिनों सहमति बनी तो लगा कि जल्द पानी मिलेगा, लेकिन वो जल्द कब तक आएगा, ये अभी एक बड़ा सवाल है। साथ ही जल जीवन मिशन योजना क्या बदलाव ला पाई है, उस पर भी बात होगी। खबर आई है कि कई जिलों में ये योजना भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ रही है। ऐसे में पानी की तरह बहाया जा रहा सरकार का पैसा कैसे कुछ बड़ा बदलाव ला पाएगा। सरकारी दावों को भ्रष्ट अधिकारी खोखला कर रहे हैं, उन पर कब जांच बैठाकर कार्रवाई होगी। दशकों से कई लोग जल की उपलब्धि के लिए काम कर रहे हैं, उनके हौसलों को अगर प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए तो शायद तस्वीरें बदल सकती हैं। इसी शायद को हकीकत में तब्दील होता देखना चाहता है राजस्थान, लेकिन उम्मीदों भरे दावों की राह कब तक देखते रहेंगे लोग, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे राजीव सौमित्रा जी, विशेषज्ञ के नाते से, राजेंद्र सिंह वाटरमैन बखूबी आप लोग उन्हें जानते हैं, वो भी जुड़ेंगे, और साथ साथ श्याम बिश्नोई हमारे संवाददाता जालौर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं राजीव जी से कर रहा हूं। राजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। राजीव जी, बड़ा सवाल है, अब जैसे जैसे गर्मियां अब नज़दीक आ रही हैं, राजस्थान के अंदर खासतौर पर पानी का संकट जो पहले से ही बड़ा संकट है और गहराता हुआ भी जा रहा है, वो क्या कुछ अब इस बार की मौसम के हिसाब से तमाम परिस्थितियाँ आप उनका आकलन करते हैं राजस्थान के लोगों के लिए? जी, जिस तरीके से पानी की समस्या की बात है खास करके राजस्थान में, तो राजस्थान की बात है तो यहाँ जो जिस तरीके से अभी पूरे विश्व में, विश्व पटल पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या यूं कहें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जो पैदा हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो असर होता है वो होता है वर्षा का पैटर्न। जो वर्षा का पैटर्न है सबसे पहले बाधित वही होता है। अगर वर्षा का पैटर्न बाधित होगा तो निश्चित रूप से पूरे इकोसिस्टम पर इसका असर होगा, और पहला असर जो होगा वो होगा अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद सरफेस वाटर। और जिस महीने की बात किया जा रहा है, ये महीना मार्च से लेकर के ये किल्लत और बढ़ेगी, क्योंकि अप्रैल मई इसमें ड्राइनेस बढ़ेगा, तेज हवा चलेगी, जो कुछ भी पानी है उसका इवेपोरेशन तेज करेगा, परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती जाएगी। ये जो संकट है ये धीरे धीरे, चूंकि हमारे पास अभी कोई ठोस योजना जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसका कोई बेहतर रोड मैप अभी तक नहीं बनाया गया, परिणाम स्वरूप विगत क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए ये समस्या और बढ़ेगी। राजीव जी, एक तो बारिश कम हो जाए वो वाली बात है, लेकिन अभी बेमौसम बारिश भी हम लोग देखते हैं। ये बेमौसम बारिश जो है, क्या ये भी कहीं ना कहीं जल संकट को कहीं बढ़ावा दे सकती है? इसके दुष्परिणाम मतलब आने वाले वक्त में इस रूप में भी देखने को मिल सकते हैं बेमौसम बारिश के, कि पानी के संकट से जूझते हुए दिखाई दे लोग? बिल्कुल राहुल जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है और सटीक बात है कि बेमौसम बारिश, वो भी हमने पहले ही कहा कि वर्षा का पैटर्न बाधित होना। जब भी वर्षा का पैटर्न बाधित होगा तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होता है। इसमें जो वर्षा होता है अनियमित रूप से तेज गति से वर्षा होता है, और तेज गति से कम पीरियड में जब वर्षा होगा तो ये कई तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को जो या फिर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को वो बढ़ाता है। अगर आप सोच सकते हैं कि आज से अगर हम इसको देखें 1980 के पहले, तो उस वक्त जो वर्षा होती थी कई दिनों तक धीमी गति से वर्षा होती थी, और धीमी गति से जब भी वर्षा होती है इससे हमारा एनवायरनमेंट को के कंजर्वेशन में बहुत सहायता मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वो रिस्क करके नीचे जाता है धीमी गति से वर्षा हो तो, लेकिन वो फिलहाल कुछ विगत वर्षों से हम नहीं देख रहे हैं। आगे और इसका विकराल रूप हमें देखने को मिलेगा। श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालौर से हमारे संवाददाता हैं। श्याम ने रिपोर्ट भेजी और उसमें बताया किस तरीके से लोग कई जगहों पर तो पलायन करने को भी मजबूर हैं, और
अब नित्य जीवन में कई कई किलोमीटर चल के उनको पानी लाना पड़ रहा है और वो भी साफ नहीं मिल पा रहा। श्याम, जो तस्वीर आपने देखी, जरा उसका विस्तार से वर्णन करें, किन समस्याओं से जूझ रही है राजस्थान की जनता? निश्चित तौर से पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका जहां पर आज भी एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मेरठ क्षेत्र की, जो पहले जालौर जिले में था लेकिन अब नवगठित जिला सांचौर है। और सांचौर का मेरठ क्षेत्र जहाँ के 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव जहां पर आजादी के इतने सालों बाद भी उन्हें मीठा पानी नसीब नहीं हुआ। वहां के लोग हैं वो खारे पानी को और क्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। और वजह यह है कि यहाँ पर न तो पीएचडी ने इनके लिए कोई ठोस प्रबंधन किया। पीएचडी विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वाटर सोर्स कम थे, इस वजह से वहां के लोगों को प्यासा ही छोड़ दिया। ऐसे में बेतुके इनके जो जवाब है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियां क्या है। ये जो इलाका है ये गुजरात बॉर्डर और पाकिस्तान से सटे इलाके, जहाँ पर 1 दर्जन से अधिक जो ऐसे गांव है जहाँ पर कच्ची बेरियां खोद करके लोग रोजमर्रा का पानी पीने को मजबूर है। यहाँ के लोगों की ओर से कई बार विभागीय अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस तमाम चीजों से अवगत करवाया, लेकिन आज भी यहाँ के लोग हैं वो एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। कच्ची बेरियों से जो है पानी जो 2 दिन तक मीठा रहता है, उसके बाद में फिर वो खारा हो जाता है, फिर वो नई बेरी खोद करके नया सोर्स निकालना पड़ रहा है। और यहाँ जो 2008 के अंदर सांचौर जिले के अंदर जीवनदायिनी कहे वाली नर्मदा नहर आई थी और इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को अब पानी की समस्या है वो सालों से जो समस्या है वो दूर होगी। लेकिन डाक के 3 पाक वही स्थितियां रही। 2008 के बाद अब यानी कि 16 साल गुजर जाने के बाद भी सांचौर से जो नहर है नर्मदा, उससे 40 किलोमीटर का ये जो इलाका है वहां पर आज भी एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। और इसी नहर से सांचौर के अलावा जो जालौर जिले का 160 किलोमीटर दूर जो और क्षेत्र है वहां के लोगों को पानी मिल रहा है। और इसके साथ ही 500 गांव ढाणिये के लोग हैं वो इस नर्मदा का पानी पी रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को जरूरत थी सबसे ज्यादा पानी की, 40 किलोमीटर का वो इलाका, उन्हें आज भी एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। 45 डिग्री के इस तापमान के अंदर वहां के लोगों की स्थितियां क्या होगी, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि। और श्याम, ये तापमान तो अभी बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत हुई है उस मौसम की जिसमें सबसे ज्यादा किल्लत सामने आती है। तापमान अभी बढ़ेगा और आप बता रहे हैं कि अधिकारी कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है इसलिए उस क्षेत्र को हमने प्यासा छोड़ दिया। तो अधिकारियों से अगर ये सब बातें सुनने में आएंगी तो श्याम, कैसे ये उम्मीद जताई जाए कि तमाम जो सरकारी दावे हैं वो जमीन पर भी दिखाई देंगे? निश्चित तौर से सबसे बड़े चौंकाने वाले के जवाब है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों की हालात क्या है। जब यहाँ पीएचडी के अधिकारियों से आज मैंने बात की तो उन्होंने हालांकि उन्होंने ये हवाला दिया कि मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, लेकिन जहां तक उन्होंने कहा कि हमारे सोर्स है उससे ये है कि यहाँ सांचौर क्षेत्र के अंदर पहले जो भूजल से पानी जो दोहन करके वहाँ के लोगों को प्यास बुझाई जाती थी और 2008 के बाद में यहाँ नर्मदा नहर आई। लेकिन ये किस तरीके का जवाब है कि यहाँ के लोग हैं वो यहाँ सोर्सेस नहीं थे, जिस वजह से 1 दर्जन जो गांव है वहाँ के जो रहने वाले बासिंदे हैं वो प्यासे मर रहे हैं। लेकिन इनके लिए न तो यहाँ विभाग की ओर से कोई प्रबंधन किया गया। इसके साथ ही नर्मदा की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट बने थे, ER, FR और DR। इन 3 प्रोजेक्ट के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र से, जिसके अंदर चितलवाना, सांचौर, बागोड़ा, आहोर, जालौर, ये जो इलाके थे यहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट बना। लेकिन इस क्षेत्र जो पर्टिकुलर ये जो 30 किलोमीटर का एरिया है उन लोगों के लिए आज दिन तक कोई न तो नर्मदा विभाग की ओर से कोई DPR बना करके इनके लिए ठोस प्रबंधन करने के लिए कोई पानी की व्यवस्था की गई और इन लोगों को अपने हवाले छोड़ दिया गया। इन लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारी उम्र 40-50 साल हो गई है लेकिन हमने आज दिन तक यहाँ पर मीठा पानी नहीं मिला। और बड़ा एक सवाल देखिए, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो गायों के लिए पानी जो भामाशाह डालते हैं वो गायों का पानी आधा वो लेते हैं, आधा गायों के लिए जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए जो डालते हैं वो पीने को मजबूर रहती। राजीव जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं क्या स्थिति है और ये तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं बड़ी किल्लत इस क्षेत्र में हमेशा से रही है। लेकिन राजीव जी, क्या कुछ ऐसे एक तो सरकारी प्रयास का तो हम जो है जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है उन तमाम प्रयासों का, उन तमाम दावों का, तो फिर वो बातें सामने आती हैं जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अधिकारियों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन ऐसे में आपका क्या सजेशन रहेगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त ये शो भी देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे गर्मियों का दिन सामने आ रहे हैं तो पानी को बचा के या तो वो सेव करके रखें, लेकिन कितना ही सेव कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसे क्षेत्र में लोगों के लिए क्या सजेशन आपका रहता है।
देखिए, ऐसे क्षेत्र में जहाँ तक बात है कि लोगों को जो असुविधा हो रही है, इसके लिए सबसे बड़ा अगर हम जिम्मेदार मानेंगे तो जो सरकार है, सरकार हमारी इस पे लॉन्ग टर्म योजना पे काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इस पर ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म योजना पे जब हम आज काम करेंगे तो सही मायने में ये असर दिखाएगा कम से कम 10 वर्ष बाद, क्योंकि वाटर को सेव करने की बात है। ना तो हम यहां सही तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वर्षा भी कम हो रही है, और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की वजह से भी हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो पूरा जो कैचमेंट एरिया है, वर्षा का जो कैचमेंट एरिया है, जो बड़ी छोटी माना जाएगा छोटी ही नदी जो कि मौसमी नदियां हैं, वो जो बहती है, वो पूरे कैचमेंट एरिया पे सही तरीके से काम नहीं हुआ है कि वाटर को हम कैसे सेव करेंगे। क्योंकि राजस्थान अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ये सेमी एरिड है, और पश्चिमी राजस्थान जो है वो पूरा डेजर्टेड है, एरिड जोन है। ऐसी परिस्थिति में हम इन कि क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए बहुत जरूरी है कि पानी को हम कैसे सेव करें, और सेव तो होगा राजीव भी। जी, जैसे ईआरसीपी जैसी योजना अब लाई है सरकार, पहले से चल रही थी, उसके बाद पूर्वी राजस्थान के इस संकट को निपटाने के लिए क्या आपको लगता है वो योजना जिस तरह से प्लान अप की गई है, क्या वो पर्याप्त रहेगी आने वाले दशकों तक जल संकट को थामे रखने में? देखिए कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि इस तरह की योजना को लाई जाए, लेकिन ये योजना अगर देखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, तो हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद वहाँ के लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, सरकार प्रयास करती है, लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है, लोगों को जागरूक भी करना ज़रूरी है, तब जा करके धीरे धीरे हम इसको बेहतर कंडीशन में ले जा सकते हैं। नहीं तो ईआरसीपी से भी सर बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये वो विषय है जिसको लेकर के चुनाव लड़ा गया राजस्थान के अंदर, और लोगों को ये उम्मीद दिखाई गई है कि ईआरसीपी अगर लागू हो जाएगी तो तमाम समस्याएं पूर्वी राजस्थान में पानी की मिट जाएंगी। देखिए, जहाँ तक बात है कि सरकार ठीक है, घोषणा की है, इसको लागू होने में भी वक्त लगेगा। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी आप लाएंगे कहाँ से, पानी स्टोर कैसे करेंगे। आपका अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे जा चुका है। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये तो पूरे इंडिया की बात हम कर रहे हैं, है ना। पंजाब में बहुत नीचे जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना की बात कर रही है ना। इस पे शुरुआत भी हो चुका है, लेकिन इसका असर दिखाने में तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा। जिस तरीके से अगर इस महीने की बात करें, मार्च टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ड्राई एयर चलेंगे, पछुआ हवा जिसको वेस्टर्लीज कहते हैं, ये तो पानी को और सुखाएगा। बिल्कुल, और इसी के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि तमाम योजनाएं जो सरकार ला रही है उस पर भी ज़रा मजबूती के साथ काम किया जाए। अपनी बात में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आने वाले दिनों में राजस्थान की जनता के सामने पानी की किल्लत की बड़ी समस्या का क्या तोड़ अब तक प्रशासन निकाल पाया है। राजीव सौमित्रा जी विशेषज्ञ के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और श्याम बिश्नोई संवाददाता हमारे जालौर से हैं। श्याम, तमाम आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं कि सरकार का जो पैसा है वो तो अधिकारियों की जेब में जा रहा है, कागजों पर काम होता दिखाई दे रहा है, और लोगों की पानी की समस्या वहीं की वहीं है। जिस तरह आप कह रहे थे, ढाक के 3 पात वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। कितनी सच्चाई आप देखते हैं ग्राउंड में इसमें? हाँ, निजी तौर से जल जीवन मिशन की बात करें तो यहाँ जालौर जिले के चाहे भीजमाल या जालौर या सांचौर के वो इलाके जहां पर जल जीवन मिशन को लेकर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, यहाँ के जिला परिषद की बैठकों में भी कई बार तकरार भी हो चुका है। और वास्तव में जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार है वो ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर जो पानी पहुंचाने का वादा था, वो वादे कितने धरातल पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो ये इलाका जो नेहड़ क्षेत्र का है, इन पे हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए आज दिन तक तो यानी कि 70 सालों के अंदर यहाँ पर पीएचडी ने भी पाइपलाइन नहीं डाली। तो ऐसे में जो यहाँ के जल जीवन मिशन है वो कब काम शुरू करेगा और यहाँ के बासिंदों को आखिर पानी कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी तरीके का धरातल पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस क्षेत्र के अंदर लोग प्यासे मर रहे हैं। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ा ये है कि जो पाइपलाइनें हैं वो घटिया क्वालिटी की डाली जा रही है। इसको लेकर कई बार विरोधाभास होता है, यहाँ पर अधिकारियों पर भी आरोप लगते हैं, तकरार होती है, जनप्रतिनिधि बैठकों में सवाल उठाते हैं। लेकिन स्थितियां ढाक के 3 पात वही स्थिति, न तो कोई कार्रवाई होती है, महज यानी कि 1-2 दिन सुर्खियां रहती है और उसके बाद में जो है अपने तरीके से वो काम शुरू हो जाता है। और वास्तव में स्थितियां हैं वो विकट बनी हुई है। श्याम, कई जगह से खबर ये भी थी कि ग्रामीण इतने ज्यादा आक्रोशित हैं और इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि लोकसभा चुनावों के भी बहिष्कार की वो लोग बात कर रहे हैं कई गाँव में।
निश्चित तौर से राजस्थान के अंदर ये काफी जगह से तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर जल जीवन मिशन के अंदर जो पर्याप्त तरीके से जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। इसके चलते ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार के भी ऐलान कर दिया। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मतदाताओं को किसी भी तरीके से निराश नहीं करना है। ऐसे में उन्हें किसी भी तरीके से खुश रखने के लिए दोनों ही सरकार प्रयास कर रही है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर राजस्थान में जिस तरीके से धरातल पर काम करने को लेकर यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल वो लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं ये इलाका जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली व सांचौर इन जिलों के अंदर लगातार जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने तक का ऐलान कर दिया है। प्रॉपर तरीके से सही मेंटेनेंस और सही तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर काम नहीं हो रहे। पिछले समय जब जालोर के अंदर जिला परिषद की बैठक हुई थी वहां पर जिला परिषद सदस्य व जल जीवन मिशन के अधिकारियों के बीच में तकरार हो चुका था। बैठक का अधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया था, वो बैठक से बाइकआउट करके निकल चुके थे। यानी कि किस तरीके की स्थितियां है, भ्रष्टाचार का आरोप अधिकारी सहन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अंदर कहीं ना कहीं उन्हीं के कुछ कर्मचारी शामिल होते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो वही स्थितियां। तमाम सवालों के जवाब भी बकाया हैं प्रशासन और सरकार पर ही। राजीव जी, हम लोग बहुत सालों से ही सुनते आए हैं, एक दृश्य उसको हम लोग विजुलाइज करते आए हैं और कई बार कहा गया कि अटल जी का भी एक आइडिया रहा जो हम लोग जो सुने कि भाई तमाम नदियों को अगर जोड़ दिया जाए और नहरों का अगर जो है कनेक्शन इस तरीके से बना दिया जाए कि इस नहर का पानी उस तक जा सके तो ये पानी की समस्या कम हो जाएगी। मगर एक प्रैक्टिकल सवाल हमेशा ये आता रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि जो तमाम नदियाँ जो पड़ोस के राज्यों में से बहती हैं क्या उनके पानी को राजस्थान तक आसानी से लाया जा सकता है? मुझे लगता नहीं कि आसानी से लाया जा सकता होगा, क्योंकि अदरवाइज इतने सालों तक ये संकट हम लोग नहीं देखते। मगर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस संकट को खत्म करने की पड़ोसी राज्यों की मदद से? इसे हम दो संदर्भ में देखेंगे। एक तो क्या है कि हमारी जो भारत की जो वर्षा है वो है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ज्यादा भी होती है, वो मेहरबान भी होती है और मुंह भी फेर लेती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ क्षेत्रों में अगर वो ज्यादा मेहरबान है तो वहां की नदियां ओवरफ्लो होगी। तो निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है, जैसे कि राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात है, उन क्षेत्रों में हम सरप्लस पानी को हम सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो वाटर लिंकिंग योजना का जो रखा था, बनाया था, उसमें वो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इंडिया में एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ का जो रिलीफ है, रिलीफ फीचर्स है, जो ऊंचा नीचा क्षेत्र, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेटो भी हैं, प्लेन्स भी हैं, हिमालयाज भी है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ऐसी परिस्थिति में हमें रिलीफ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन क्षेत्रों के पानी को वहां तक पहुंचाया जा सकता, उसका लेवल क्या है। इस पर मेरे ख्याल से सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जरूरी है कि हमारे देश में जहां कुछ इलाके हैं जहां सरप्लस पानी है, जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट, उस सरप्लस पानी को निश्चित रूप से हम राजस्थान के क्षेत्रों में हम भेज सकते हैं। तो यहाँ की पानी की समस्या को हम एक तरह से सरफेस वाटर से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया एक्सट्रीम क्लाइमेटिक ये कंडीशन के परिणाम स्वरूप पैटर्न जो बदल रहा है वर्षा का, उस हिसाब से ये किल्लत पानी की विगत वर्षों में और बढ़ेगा। नहीं तो राजीव जी, जैसे चंबल नदी जो है, मैं समझता हूँ राजस्थान में शायद पानी के सबसे बड़े सोर्सेज में से वो एक है। चंबल उसको लेकर के कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। चंबल लिफ्ट एंड सिंचाई प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कई सौ करोड़ का राजस्थान के अंदर उसकी शुरुआत हुई है। क्या चंबल नदी का पानी अगर ठीक तरीके से उपयोग में लाया जाए राजस्थान वासियों के लिए, और ख़ासतौर पर वो जगहें जहाँ पर कि भरतपुर और धौलपुर जैसी जगहें जहाँ पर की दिक्कत है, तो क्या चंबल नदी अपने आप में इतनी सक्षम नहीं है कि उसका ठीक से अगर उसके रिसोर्स को अगर यूटिलाइज किया जाए तो इस संकट को एटलीस्ट कुछ हद तक वो कम कर सके? हाँ, बेशक इस संकट को कम किया जा सकता है, क्योंकि चंबल ही मेन नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान से बहते हुए निकलती है। और यहाँ के जल का स्रोत अगर देखेंगे सरफेस वाटर में, तो चंबल सबसे बड़ा स्रोत है। अब क्या है कि वर्तमान समय में पानी जितनी भी नदियाँ हैं, उसके जो कैचमेंट एरिया हमने उसको ही बाधित कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि नदी में पानी सुचारू रूप से बहे,
तो उसके कैचमेंट एरिया का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि पानी तो कलेक्ट वहीं से करेगा। ये नदी बरसाती नदी है, सीजनल रिवर है, इस नाते हमें कैचमेंट एरिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर चंबल नदी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान, खास करके पूर्वी राजस्थान के जो पानी की कमी है उसकी आपूर्ति या उसकी भरपाई हम चंबल नदी से कर सकते हैं। इस पर कई और प्रोजेक्ट की जरूरत है जो इको फ्रेंडली हो, तो निश्चित रूप से इसका फायदा पूर्वी राजस्थान वालों को मिलेगा। श्याम, कई जगह से खबर यह भी आई कि पलायन तक की नौबत आ गई है लोगों के लिए। तो जब ग्रामीण पलायन तक की बात कर रहे हैं तो क्या प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब तक जागा नहीं? क्या किसी ने जाकर के ग्रामीणों की सुध ली है? क्या ये कोशिशें की गई कि जो 1000-1500 रुपए दे करके वो लोग प्राइवेट जगहों से पानी मंगवाते हैं उसकी जगह सरकारी जो है टैंकर्स गाँव तक पहुँचाए जाएँ? क्या इस तरह का प्रयास प्रशासन की तरफ से हुआ है? देखिए राहुल, यहाँ के जो पीएचडी अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोग वहां पर गर्मियों के समय में टेंडर करके जो टैंकर है उसे जलापूर्ति करवा रहे हैं। ऐसे में बाकी के दिनों में वहां के जो लोग हैं वो यानी कि अगर जो दाढ़ी मजदूरी करके उनका जीवन यापन करते हैं, अगर वो अच्छी खासी मजदूरी करते हैं तो वो टैंकर डलवा सकते हैं, अन्यथा वही फ्लोराइड युक्त गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसे में जब गर्मियों के समय में यहाँ जब 12-45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, ये जो पश्चिमी राजस्थान का आखिरी छोर है जहाँ पाकिस्तान और गुजरात बॉर्डर लगता है, ऐसे में वहां पर गर्मी और इस तरीके के हालात बढ़ जाते हैं तो वहां पर मवेशी मरने लग जाते हैं। तो वहां के लोग हैं वो पलायन करके अन्य गांवों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में यहाँ के अधिकारी है वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लोगों के लिए ठोस जलापूर्ति के प्रबंध किए जाए, लेकिन वो आज दिन तक वहां पर नहीं हुए और उसके चलते कई बार जो इस तरह की स्थितियां बनी। जी रहो। ठीक है श्याम, तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि नल तो है पर पानी नहीं, और जीवन तो चल रहा है मगर जल नहीं है, और इसी के चलते कई जगहों से पलायन तक की खबरें आ रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि प्रशासन की तरफ से कब इस पर ठोस काम होगा। सरकार कागजी रूप से काम करती तो एटलीस्ट नज़र आ रही है, मगर उस कागजी काम को ज़मीन पर उतारना एक बड़ा लक्ष्य होगा। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, सरकार भी ये चाहेगी कि निश्चित रूप से उसके मतदाता नाराज़ ना हो। फिलहाल इस डिस्कशन में आज बहुत शुक्रिया श्याम आपका, जालौर से आप जुड़ रहे थे। राजीव सुमित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े आसान शब्दों में हमें समझाया कि पानी की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है और मूल जो समस्या है वो कहाँ छिपी हुई है। मौसम भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। फिलहाल दोनों लोग का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात में चर्चा आज जल संकट के इस महत्वपूर्ण विषय पर थी। आने वाले समय में राजस्थान की जनता के सामने ये संकट और गहराएगा। ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दे। अपनी बात में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।